सामुदायिक संगठन में मैंने आप लोगों से उसकी परिभाषाओं के बारे में जिक्र कर चुका हूँ, उसकी क्या क्या परिभाषा है, और मैंने उसके अर्थ, प्रारूप यानी मॉडल कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ आप सबसे। अभी मैं चर्चा करने चल रहा हूँ। अब इसमें एक अहम भूमिका होती है नेतृत्व की, लीडरशिप की, यानी नेतृत्व विकास या लीडरशिप की भूमिका किस तरीके से इसमें देखने को मिलती है हमें सामुदायिक संगठन में। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊं, समूह कार्य में भी, ठीक है, दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में जो प्रश्न बनाने का ट्रेंड आजकल चल रहा है वो इस तरीके से चलता है कि समूह में, बात को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि समूह में नेतृत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा, ऐसे प्रश्न बनेगा। और प्रश्न में ऑप्शन आपके सामने इस तरीके से दिए रहेंगे, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ए ऑप्शन आपसे कहेगा यहाँ नेता शासन विभाजन और शासन करों की नीति पर चलता है, ऑप्शन ए कहेगा। ऑप्शन बी कहेगा नेता अपनी धारणा तथा दृष्टिकोण के अनुसार साथियों का मूल्यांकन करेगा, या ऑप्शन बी करेगा। इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे। ऑप्शन सी कहेगा कि नेता का स्वेच्छा चरित्र, नेता का स्वेच्छा चरित्र, आप यहाँ पर स्वेच्छा चरित्र का मतलब होता है एक प्रकार से अपनी इच्छाओं से, ठीक है, या तानाशाही का प्रमुख रोल होता है, क्या प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन डी कहेगा आपसे कि नेता अपने से अपने, नेता में अगर मैं बात करूं, नेता अपने से अपने सहयोगी समूह के लिए कार्य करता है। तो यह चार ऑप्शन आप लोगों को नेता के संबंध में एग्जाम में प्रश्न बनाए जाते हैं, इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न। एक मिनट, कोई आ रहा है, मैं उनको ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्न का पैटर्न समझ गए कि यहां से प्रश्न बनने का तरीका जो है वो किस तरीके से होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आप लोगों को? अब आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं आपसे कहूँ जो नेता होता है उसमें अगर मैं आपसे बात करूँ तो नेता अपनी धारणा और दृष्टिकोण के अनुसार, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसके अनुसार अपने साथियों का मूल्यांकन कभी नहीं करेगा। ये गलत कथन था स्टेटमेंट इस ऑप्शन का। इसमें मैंने क्वेश्चन आपसे प्रश्न पूछा था कि बताइए आप लोग को कि गलत कौन सा। अच्छा, मैं आप लोगों का क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप समझ जाना, ठीक है, इसको छोड़ो। तो बस शर्ते मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं। ओके, चलिए देखिए नेतृत्व में क्या होता है। नेतृत्व का मतलब होता है लीडरशिप, आप भली भांति तरीके से जानते हैं लीडरशिप। अब ध्यान रखना, यहाँ पर मैं आपसे कहूँ तो ग्रुप वर्क और कम्युनिटी वर्क दोनों में इसकी भूमिका होती है। ग्रुप वर्क और कम्युनिटी वर्क में दोनों में भूमिका होती है। तो मैं कम्युनिटी वर्क के हिसाब से बताऊंगा आप लोगों को, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। नेतृत्व क्या होता है बेसिकली, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है पता है आप लोगों को? लोगों को सही ढंग से संभालना, लोगों को सही ढंग से संभालना, एक प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ उनको व्यवस्थित करना लोगों का, तो ये नेतृत्व है। तो नेतृत्व की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल वर्क में, ठीक है। तो जब भी कोई प्रबंध या मैनेजमेंट आप करेंगे तो उस मैनेजमेंट का जो दायित्व होगा, उस दायित्व का नेतृत्व का विकास करना सबसे मुख्य भाग होता है। अच्छा, नेतृत्व आप समझ रहे हैं? जैसे मैं अगर आपको क्यों बोल रहा हूँ ग्रुप वर्क भाई, कम्युनिटी वर्क, क्योंकि ग्रुप वर्क में ही जो सामूहिक सामाजिक कार्यकर्ता होता है वही इसको देता है भूमिका कि चल भाई आप अब तू ऐसा काम कर कि ये इस ग्रुप को संभालेगा। ग्रुप वर्क में भी सोशल वर्क ऐसे ही करता है। और ऐसे अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिटी वर्क में भी यही काम करता है। तो इसका जो मोटो है, जो एक उद्देश्य है, वो प्रबंधक का मतलब था मैनेजमेंट, तो उसके दायित्व का नेतृत्व का विकास करने का एक मुख्य भाग माना जाता है नेतृत्व को, ठीक है भाई। तो इसमें हालांकि इसका जो सोच के समर्थ में या बहुत सारे जो लक्ष्य रखे गए हैं, जो साक्ष्य रखे गए हैं, जैसा नेतृत्व जो प्रदान करता है, तो जहाँ समूहों की सफलता होती है उन सफलताओं पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है नेतृत्व, बहुत बड़ा नेतृत्व क्या करता है, लीडरशिप प्रभाव डालता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि लीडरशिप की व्याख्या इस प्रकार दी जाती है कि नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति सामाजिक प्रभाव के द्वारा अन्य लोगों की सहायता लेते हुए एक सर्वनिष्ठ या कॉमन, आप इसे कह सकते हैं, कॉमन मतलब सामान्यतः कार्य सिद्ध करता है।
मतलब कहने की ये बात मैं कह रहा हूँ कि कॉमन मदद कर रहा है, कॉमन हेल्प कर रहा है, ठीक है। और ये कर किसकी रहा है? जो उस समूह के लोग हैं, जो उस समुदाय के लोग हैं, उनकी कर रहा है। हालांकि अगर मैं आपसे बात करूं प्राचीन समय की, हेलन क्लार्क की बात कर ले लेता हूं उस समय के दौर का, तो हेलन क्लार्क ने जब 1947 में ये बात कही थी कि भाई प्राचीन काल में नेतृत्व के मानव इतिहास का महत्वपूर्ण जो शब्द है उसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उस समय उसने भी ये बात कहा कि समूह के नेतृत्व के विषय पर समाज वैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा कोई व्यापक चर्चा और विश्लेषण किया जाना चाहिए। और ये बात जब प्राचीन काल में दीन, दुखी, निर्बल, असहाय लोगों की जो प्राचीन काल में क्लार्क ने अपनी पुस्तक में वो बात लिखी थी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क वाले में 1947 में, उसी दौरान ये बात कह दी गई थी और उसी समय ये समूह के माध्यम से चल रहा था मदद भी। तो प्राचीन समय में भी वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता का एक व्यापक चर्चा का विश्लेषण हुआ था, एनालिसिस किया गया था कि इस तरीके से अगर किया जाए, एक किसी की भूमिका दे दी जाए तो शायद उनको सुधारा जा सकता है। और जाहिर सी बात है ऐसा हुआ है भाई। अब देख लीजिए, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, आपने जैसे मुगल साम्राज्य का आप देख लीजिए चाहें, ठीक है, हर्यक वंश को देख लीजिए आप चाहें, ठीक है, मौर्य समाज को वंश को देख लीजिए आप, तो उनमें अलग अलग मंत्री हुआ करते थे। वो लोग क्या कर, ये एक नेतृत्व की भूमिका होती थी उनकी, और वो देखते थे उसका, जैसे किसी का कोई मंत्री है तो राजकोष का मंत्री है वो, ठीक है, कोई वाद विवाद पर मंत्री है तो वाद विवाद तर्क पर ही वो मंत्री होगा। जैसे चाणक्य थे वाद विवाद पर, पहले एक बार महामंत्री भी बने थे, उसको हटा दिया गया था, है ना। तो अब मैं आपसे ये बताऊं कि ये एक प्रकार का उस समय की भी दौर है, वहाँ से चला आ रहा है, ये प्राचीन काल के समय से बात चली आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा में एलन केथ ने कहा है, एलन कीथ ने यहाँ पर गंगने टेक ने दी है एक परिभाषा, और उसने क्या बताया है, नेतृत्व वह होता है जो अतः लोगों के लिए एक ऐसा मार्ग बनाना जिसमें लोग अपना योगदान देकर कुछ असाधारण कर सके। अच्छा, यहाँ पर आप लोग जरा मुझे बताइए, असाधारण करने का तात्पर्य क्या हुआ? किसी को पता है असाधारण करने का मतलब? देखिए, यहाँ असाधारण का तात्पर्य ये है, आप सब सुनिए, लोगों के लिए एक ऐसा मार्ग बनाना है जिसमें लोग अपना योगदान देंगे, और वहाँ पर आपको कुछ ऐसे भी योगदान मिलेंगे जो असाधारण ही होगा, जो असामाजिकता या नकारात्मकता का भाव पैदा करेगा। तो नेतृत्व वाला जो व्यक्ति है, जो लीडरशिप वाला व्यक्ति है, जो नेतृत्व कर रहा होता है, वो वहाँ पे डिसीजन नहीं लेगा कि आपको ये करना है या नहीं करना है, वो ऐसा कुछ भी उसको सलाह भी नहीं देगा ऐसा। बशर्ते जो सोशल वर्कर होता है, जो सामुदायिक कार्यकर्ता होगा, जो सामूहिक कार्यकर्ता होगा, उसके मार्गदर्शन पर वो चलेगा। अगर उसने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप इस व्यक्ति का अगर उदंडता वाला बिहेवियर देखोगे तो आप इसे ग्रुप से हटा दोगे, तो ये कार्य वो कर सकता है नेतृत्व वाला। तो इसीलिए नेतृत्व की भूमिका यहाँ पर बहुत ही अहम बात है। तो नेतृत्व विकास का जो पहलू था वो सामुदायिक संगठन या समुदाय या समूह के आत्म विकास और प्रभावी कामकाज का एक महत्वपूर्ण भाग माना गया। चाहे सफल संगठन की एक ऐसी कोई विशेषता हो जो सफल असफल हो, जिसमें संगठनों के अलग खड़ा कर देने की बात करता है, जिसमें एक प्रकार से अगर मैं कहूँ कि एक सफल संगठन के पास क्या होनी चाहिए भाई, क्रियाविधि होनी चाहिए, गत्यात्मक जैसी गतिविधि होनी चाहिए। तो यहाँ जो मेरा कहने का तात्पर्य है, यह सिंपल सी लैंग्वेज में ये बनता है कि भूमिकाओं का निर्माण उन व्यवहार की श्रेणी के संगठन और वर्णन में सहायक होगा जिसमें नेता समूह या समुदाय में स्पर्धी या पूरक समस्या सुलझाने के कार्यों में प्रबंधनों में कुछ सहायता करेगा। वही एक प्रकार का क्या कहलाएगा, आपका सामुदायिक संगठन में नेतृत्व कहलाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? फिर से रिपीट कर दूं, बताइए। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से बोलिए, फिर से रिपीट करता हूं। चलिए देखिए पंकज जी, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि
जो मानव व्यवहार और सामाजिक अंतःक्रिया है, जो मानव का व्यवहार है और जो समाज की इंटरनल या आप कह लीजिए कि ये एक प्रकार से जो अंतःक्रियाएं हैं उनके बीच और अंतरावैयक्तिक के संबंधों में अच्छी जानकारी रखने वाला एक समूह कार्यकर्ता होता है। ये समूह कार्यकर्ता बहुत भली भांति तरीके से जानता है। तो समूह कार्यकर्ता क्या करता है और सामुदायिक कार्यकर्ता क्या करता है, वह उसमें समूहों में और समुदायों में एक नेतृत्व की भूमिका आ जाती है। भाई इतने बड़े ग्रुप को अब ऐसा तो है नहीं कि सामुदायिक संगठन करता बार बार देखे, समूह कार्यकर्ता उसे बार बार जाके देखे। तो उसने क्या किया, जब लोगों में से निकाला, भाई उसमें से मान लीजिए रहे होंगे 50 लोग 100 लोग, और इन लोगों में से देखा कि एक व्यक्ति ऐसा है जो सक्रिय और एक्टिव माइंड का है, जिसको आप लोग साधारण भाषा में मॉनिटर बोलते हो, और वो बनाया उसको नेतृत्व या नेता बनाया उसको। तो यहाँ पर जब नेता बना दिया तो उसकी कुछ भूमिकाएं होती हैं, और वो जो भूमिकाएं हैं यही आपको समझना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोबारा सा, आप ध्यान से सुनिएगा दोबारा वाली में कि क्या भूमिकाएं हैं उसकी। तो जहाँ पर भूमिकाओं का निर्माण उन व्यवहारों के श्रेणी का, जहाँ पर भूमिका जैसे भूमिका बन रही है, रोल बन रहा है, उसका निर्माण उन व्यवहारों की श्रेणी में आ रहा है। उस श्रेणी का मतलब होता है कैटेगरीज में, जहाँ पर संगठन और वर्णन में सहायक हो रहा है। जैसे हमें सहायता मिल रही है, भूमिका ऐसी बन रही है, नेतृत्व की भूमिका ऐसी बन रही है कि ग्रुप वालों को और समुदाय वालों को क्या मिल रही है, हेल्प मिल रही है। तो ऐसे में जब हेल्प मिल रही है तो नेता जो समूह में होता है वो समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या करता है, कुछ कार्य ऐसे भी करता है जिसमें प्रबंध के दौरान, मैनेजमेंट के दौरान मदद मिलती है सामुदायिक कार्यकर्ता को और सामूहिक कार्यकर्ता होता है उसको। बात समझ में आ रही है आपको? मैंने क्या बोला है, मेरी बात समझने की कोशिश किया आप लोगों ने? मैंने सरल शब्दों को तोड़ के बोला है आप लोगों को। बताइए जरा एक बार पंकज जी, भाई भूमिकाओं का निर्माण व्यवहारों की जो व्यवहार होता है उन व्यवहारों का वर्णन करेगा पहले जो नेतृत्व। अच्छा भाई यहाँ पर लीडर का, नेता की क्या भूमिका है? नेतृत्व करना। बैकग्राउंड आवाज जा रही होगी आप लोगों के पास शायद, है ना? एक मिनट। तो यही आपको ध्यान रखना है जिस पे वर्णन में सहायक होता है, जिसमें, एक मिनट मैं दरवाजा बंद करता हूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ आपको ये समझना है कि जब कोई मैनेजमेंट में सामुदायिक संगठन करता होता है, सामूहिक कार्यकर्ता होता है, तो इनको मदद मिलती है। और ये मदद देता है कौन? जो नेता होता है। और नेता कहने का मतलब वही है जो नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है, वही होता है। देखिए नेतृत्व यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि अधिकतर यह कहा जाता है कि आज के युवा कल के नेता हैं। यह एक कोटेशन है नेतृत्व की भूमिका के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विभिन्न पहलुओं में नेता प्रसिद्ध होते हैं मास मीडिया। अच्छा, मास मीडिया मतलब आप समझ रहे होंगे भाई, जर्नलिस्ट के माध्यम से, मीडिया वगैरह के माध्यम से। तो इनके जरिए हमारे सामने खेल, राजनीति, सिनेमा और व्यवसाय या उनके दिग्गजों की तस्वीरें जो है सामने आने लगती है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही? बैकग्राउंड आवाज़ तो आपके पास ज़्यादा नहीं जा रही ना? हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ बैकग्राउंड आवाज़ आ रहा है जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ बार बार, है ना? और अगर आप लोगों को ऐसा कुछ सुनाई देगा तो आप लोग मुझे ज़रूर बता देना, है ना? ठीक है, कुछ अगर तो मैं वीडियो को रोक दूंगा वहाँ पे क्लास को। तो उसने कुछ कहा कि भाई जैसे मास मीडिया के जरिए हमारे खेल सामने, राजनीति होगा, सिनेमा होगा, व्यवसाय होगा, इनके दिग्गजों की तस्वीरें जो है सामने लाई जाती है और बताया जाता है कि भाई ये भूमिका निभा रहे थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी का ये भूमिका थी, और सरस्वती दयानंद सरस्वती जी की ये भूमिका थी, एनी बेसेंट की ये भूमिका थी। ठीक है, एनी बेसेंट की ये। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के जितने भी लोग थे, समाज सुधारक थे, उनकी क्या नेतृत्व की भूमिका रही है, तो वो एक प्रकार से समाज सुधार में या समाज के लिए उनकी एक भूमिका रही है जो उन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा है। तो यही कारण था सामुदायिक संगठनकर्ता एक नेता को चुनता है और उनके नेतृत्व की भूमिकाओं के बारे में चर्चा करता है कि ये तुम्हारी भूमिकाएं हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए जरा इस पॉइंट को। सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराएं, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियाँ जो है नेतृत्व में कुछ महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। ठीक है,
सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं हैं कुछ, और राजनीतिक आर्थिक स्थितियां हैं जो नेतृत्व में उनकी कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, जिसमें देखिए परिवार, व्यवसाय, विद्यालय, देश, सेना और सफलता आदि नेतृत्व की विशेषताओं को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी पहले के दौर में जो आप देख रहे थे नेतृत्व की भूमिका में। तो लीडरशिप आपको यही समझना है कि जिन प्रमुख आयामों को देखा जाता है उनमें से नेता की भूमिका के कार्य और नेतृत्व की विभिन्न शैली और नेता के व्यक्तिगत गुण, ये 3 बातें आप यहाँ से ध्यान रखिए जो एग्जाम में बनाए जाते हैं प्रश्न। पहली बात आप क्या ध्यान रखेंगे यहाँ पर, नेतृत्व के जिन प्रमुख आयामों को देखा जाना, मतलब उसके कुछ आयाम होंगे, कुछ रूल रेगुलेशंस होंगे, उसको देखा जाएगा, पहले पॉइंट। दूसरी बात अगर मैं आप लोगों से बात करूं, बोलिए। शेयर कर दो आप, ठीक है, शेयर कर दो ग्रुप को। क्या स्टार्ट हो गया है? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ शेयर। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। हाँ, आप लोग में से कोई नहीं कर सकता भाई, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे तो लगा कि मैं उन लोगों को ही, मुझे ना देखो मेरा फ़ोन भी नहीं मिल रहा है, 1 मिनट, वेट, थोड़ा सा मैं वीडियो को पोस्ट करता हूँ। तीन बातों के बारे में आप लोगों को समझना है, ठीक है, नेतृत्व में। तो आपको पहली बातें मैंने क्या बताई, पहली चीज़ें मैंने आपको बताया कि प्रमुख आयाम को देखा जाएगा, ठीक है, ये आपका पहली बात हो जाएगी। दूसरी बात, नेतृत्व के आप क्या देखेंगे भाई, उसमें नेतृत्व जो नेता होता है उस नेता की भूमिका और उसके कार्य को देखेंगे। तो ये दूसरी बात, अब एग्जाम में यही सब प्रश्न आता है आप लोगों से, ठीक है, कि भूमिका को देख रहे हैं कि भाई कार्य को देख रहे हैं, एलिमेंट करने के लिए आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है कौन सा सही है, ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो भूमिका को देखा जाता है और उसके कार्य को भी देखा जाता है, ठीक है। कोई ज्वाइन हो रहा है, वेट, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आगे अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, तो एक और थर्ड पॉइंट है जो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो नेतृत्व की जो विभिन्न शैलियाँ होती हैं और नेता के जो व्यक्तिगत गुण होते हैं उसको देखा जाता है। तो व्यक्तिगत गुण और उसकी शैलियाँ किस में देखा जाता है, तो नेतृत्व की भूमिका में देखी जाती है, लीडरशिप में। तो ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नेतृत्व के बारे में, ठीक है। अच्छा, इसके गुण कौन कौन से होते हैं ज़रा बताइए, अच्छे नेता के गुण कोई अपने मन से ज़रा मुझे बताइए, कौन कौन से गुण होते हैं अच्छे नेता के गुण? ओके ओके ओके, बहुत अच्छा। और भी कोई बताइए जरा, अच्छे नेता के गुण। ओके, हाँ देखो, बस 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 आप सबको यही जानना था कि अगर, हाँ, वेरी गुड। हाँ देखिए, आप सबको बताऊं मैं कि एक अच्छे नेता के जो क्वालिटी हैं, जो गुण हैं, वो क्या आपको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कार्य कैसे कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उद्देश्यों को सही तरीके से वो निर्धारण कर सके, संसाधनों को सही तरीके से वो जुटा पाए, है ना, व्यवहारिक रहे वो, है कि नहीं, सामाजिक रहे, सोशलाइजेशन वाला व्यक्ति रहे वो। यही व्यक्तित्व में जो आप देख रहे हैं सामुदायिक संगठन में, इसी के ये गुण पाए जाते हैं, ठीक है। निष्पक्ष भाव से वो लोगों को क्या करे, समाज की मुख्य धारा से लोगों को जोड़े, समस्यात्मक व्यवहार जो है, असामाजिक जो व्यवहार है उस व्यवहारों को दूर करे, वो एक प्रकार का गुण है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बात कही जा रही है। और देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में अच्छे नेता के गुण, जिस तरीके से गांधी जी ने सामाजिक नेता का उदाहरण दिया है, और उसी प्रकार नारायण मूर्ति ने भी सामाजिक व्यावसायिक नेता के और तथा बुद्ध और यीशु, गुरु नानक धार्मिक नेता के उदाहरण दिए। हालांकि विभिन्न प्रकार के नेता थे उस समय, है ना, तो उन लोगों के अलग अलग क्वालिटी से अलग अलग गुण थे। अब कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बनता है गुणों को लेकर, भाई कौन कौन से गुण हैं उसमें, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। व्यवहारात्मक गुण होने चाहिए, सकारात्मक व्यवहार के होने चाहिए, ठीक है, और उद्देश्य को निर्धारण करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, समस्याओं को निदान करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मध्यस्थता यानी समस्या समाधान करने वाली जो प्रक्रिया होती है वो भी होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, एक अच्छे नेता के
क्वालिटीज़ मानी जाती हैं, एक अच्छे नेता के गुण माने जाते हैं। आप लोगों को यही चीज़ें बताना था मुझे, ठीक है। तो बहुत सरल है, आप लोग कर लोगे इसे और समझ भी जाओगे एग्ज़ाम में, है ना, कि इसका कौन सा जवाब होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, अपने सामर्थ्य और क्षमताओं को जानना, मौखिक और अमौखिक दोनों तरह के अच्छे संवाद करने में सक्षम होना, अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को स्वीकार करना, समूहों के सदस्यों के साथ उदाहरण से बनना, और इसमें स्थितियों को समझने की क्षमता है, अच्छी योजना बनाना, सोच विचार अच्छा रखना, विश्वसनीयता और वैधता बनाए रखना। इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो होती है नेतृत्व विकास में देखने को हम लोगों को मिलती है सामुदायिक संगठन में, ठीक है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सामुदायिक संगठन और समूह कार्य में दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ अंतर इसमें नहीं है, बस सिमिलर है वो सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ से आप अगर ये समझ जाएंगे तो एक प्रश्न आता है ज़रूर यहाँ से यूजीसी में, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिए। देखिए, जो नेतृत्व के सिद्धांत होता है, लीडरशिप के जो सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, आप जानते होंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई नेतृत्व का एक लक्ष्य का सिद्धांत होता है, पथ प्रदर्शक का सिद्धांत होता है उसका, और नेतृत्व का एक व्यवहारात्मक सिद्धांत होता है, और नेतृत्व का अगर मैं आपसे कहूँ तो स्पेसिफिक तरीके से कोई एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, मैच्योर होता है या उन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर सामुदायिक संगठनकर्ता ने क्या किया है, जिस नेता को बनाया है उसके अंतर्गत कुछ सिद्धांतों को देखा। तो उस सिद्धांतों में से पहला सिद्धांत ये देखा कि गुण संबंधी सिद्धांत देखा उसने। तो यह सिद्धांत यह बताता है कि कौन सी व्यक्तिगत और विशेषताएं प्रभावी नेतृत्व की ओर ले जाती है, जिसमें आत्मविश्वास, दूसरों के विचारों का सम्मान करना, नौकरी के प्रति भावावेश और तथा दूसरों के लिए उदाहरण बन जाना, ठीक है, लोगों के प्रति प्रेम और स्वीकृति, परिपक्वता, जिम्मेदारी, लक्ष्य हासिल करने की तीव्र इच्छा आदि जैसे नेतृत्व की अन्य विशेषताओं को रिलेट करता है। तो यह एक प्रकार का गुण संबंधी सिद्धांत होता है। तो गुण संबंधी सिद्धांत का मतलब ये है कि क्वालिटी को रिलेट कर रहा है, और क्वालिटी क्या है, एक प्रकार से सामुदायिक संगठन का पार्ट है। और सामुदायिक संगठन जो है उसमें भूमिका किस तरीके से आएगी नेतृत्व, तो पहले गुण देखा जाएगा, विचार देखा जाएगा, लोगों की उसकी स्वीकृति देखी जाएगी, परिपक्व मैच्योर है कि नहीं मैच्योर है वो देखा जाएगा, जिम्मेदार व्यक्ति है कि नहीं जिम्मेदार व्यक्ति है वो देखा जाएगा। तो ये गुण के बारे में रिलेट किया जा रहा है उसकी, ठीक है ना, उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, है ना। और व्यवहारात्मक परक देखो, व्यवहार परक सिद्धांत क्या होता है भाई, ऐसा भी देखा गया है कि सफल नेता को जो व्यवहार है वो दो तरफा हो सकता है भाई, कार्य केंद्रित होता है, कर्मचारी केंद्रित होता है। अच्छा, जरा आप मुझे बताइए कार्य केंद्रित के बारे में। आप लोगों को पता होगा भाई, मैंने आप सबको एक बार पहले बता चुका हूँ कि समूह में मैं, अच्छा यहाँ पे प्रश्न कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं समूह के प्रश्न उठा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि समूह में जो सेवार्थी है वो केंद्रित होगा, ये बात किसने कहा है। देखो, यहाँ पर व्यवहारात्मक या व्यवहार परक के सिद्धांतों के बारे में रिलेट करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि कार्य केंद्रित है, तो आप जरा मुझे बताइए, अगर आपसे समूह में पूछा जाएगा कि जो सेवार्थी है वो केंद्रित है समूह कार्य में, तो वो ट्रेकर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब आया है गरिमा का, ट्रेकर इज द राइट आंसर होगा, है ना। तो आप लोगों को भी बताया हो यार, आप लोग उससे ध्यान रखा करो। और यहाँ पर बात है समुदाय की, तो समुदाय में दो तरफा होता है, एक तो होगा कार्य केंद्रित, दूसरा होगा कर्मचारी केंद्रित। यानी यहाँ पर आपका जो कार्य है, जो टास्क है वो सेंट्रल होगा, और ये जो टास्क सेंट्रल की बात होगी, ये किस बंदे ने कहा है, कौन बताएगा, कौन बताएगा भाई। कार्ल मार्क्स, हाँ कार्ल मार्क्स, देखो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स कार्य केंद्रित कौन है, कार्ल, अच्छा क्लाइंट सेंट्रल, ओके। चलिए यहाँ पर मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूज ही हो रहा है, कार्ल रोजर्स ही हो सकता है भाई, ठीक है, कार्ल रोजर्स, हाँ कार्ल रोजर्स की बेसिकली क्या आती थी, उसमें उसने उपचार की थेरेपी दी थी। जब उसने ट्रीटमेंट की थेरेपी दी थी, उपचार वाली क्रियाविधि दिया था उसने, तो उस दौरान में इसको जो है उपचारात्मक केंद्र के अंदर आप इसको कह सकते थे। और यहाँ पे कार्य केंद्रित मुझे भी कंफ्यूज ही कर रहा है कि कार्य केंद्रित कार्ल रोजर्स है कि कार्ल मार्क्स है, सॉरी कार्ल रोजर्स है कि कार्ल मार्क्स है। हाँ देखिए, वैसे मैं आपको बताऊं, हाँ देखो आपको मैं बताऊं, जो उपचार्थी सेवार्थी मनोचिकित्सा के संबंध में
जब मानसिक रोगों का निवारण हो रहा था तो उस दौरान मनोवैज्ञानिक विधि के माध्यम से कार्ल मार्क्स ने लगाया था। तो क्योंकि उपचारार्थी केंद्रीय होने की वजह से मैंने इसको कहा कि आप लोगों को कार्य केंद्रित होगा। तो कार्ल मार्क्स को बताया था। कार्ल रोजर्स जो है वह एक प्रकार से उपचारार्थी केंद्रित को लेकर था। तो आप अगर कॉपी पर लिखना चाहते हैं तो इसे लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। उपचारार्थी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ट्रीटमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और इस केंद्रित के बारे में जो बताया है वो बताया है कार्ल रोजर्स ने। इसे आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। बोलिए कार्ल मार्क्स। हाँ, क्या क्लियर हो गया? कार्ल मार्क्स के बारे में जो मैं बताना चाह रहा था वो क्लियर हुआ? कौन सा ये रोजर्स है? टास्क सेंट्रल कौन सा भाई बताइए जरा। चलिए अच्छा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा इसे, ठीक है भाई। तो जहाँ पर मैंने उपचारार्थी की बात किया वहाँ पे कार्ल रोजर्स आ जाएगा। और कार्य केंद्रित की बात अगर मैं करूँ तो शायद कार्ल रोजर्स आता है नाम इसका, कार्ल मार्क्स का नाम आता है, ठीक है। कर्मचारी केंद्रित यहाँ पर माना गया है, ठीक है। कर्मचारी केंद्रित माना गया। कार्य प्रबोधन का मतलब होता है एक प्रकार से उपचारार्थी सेवार्थी केंद्रित जो होगा सेवार्थी चिकित्सा जो होगी वह होगा कार्ल रोजर्स का, ठीक है। उपचार को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर। तो अच्छा, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कार्य प्रबोधन कार्य के गुण और मात्रा के संबंधित होता है। और वही दूसरी ओर कार्य केंद्रित प्रबोधन जो समूह के सदस्यों में निजी जरूरतों को पूरा करने को ध्यान में आकर्षित करता है। व्यवहार परक कहने का तात्पर्य ये होता है कि उस बिहेवियर को, जो समाज में जो व्यवहार हो रहा है उस व्यवहार को समझने की बात कर रहा है। और नेता के दो प्रकार के व्यवहार को समझा जाएगा, एक कर्मचारी से केंद्र रखकर, और दूसरी बात करें तो कार्य केंद्रित, उसके कार्यों को देखा जाएगा और उस वह किस तरीके से एम्प्लॉय के रूप में लोगों के साथ काम कर रहा है ये देखा जाएगा। तो दो बातें आप लोगों को यहाँ पर व्यवहार परक के सिद्धांत में देखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे बात करता हूँ परिस्थितीय जन्य सिद्धांत क्या होता है भाई। अच्छा, ये देखो, जो नेता होता है ये क्या करेगा, परिस्थितीय जन्य के अंतर्गत जैसे उसकी जो नेतृत्व के व्यवहार की जो विशेष शैली है उस पर निर्भर होगा। जैसे जैसे स्थितियां बदलती जाएंगी अलग अलग नेतृत्व शैली भी उपयुक्त बनती जाएगी। तो परिस्थितियां वो हमेशा क्या करेगा, हर एक परिस्थिति में वो ढल जाएगा। कहने का मतलब अगर समस्या की परिस्थिति अगर उसके सामने आ गई तो समस्या की परिस्थिति का समाधान कर दे उसका। तो परिस्थितियों के अनुकूल चल रहा है, पहली बात तो ये, ठीक है। लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। यह एक प्रकार के नेतृत्व की भूमिका में सिद्धांत पाया जाता है, परिस्थिति जन्य का सिद्धांत होता है, ठीक है। लक्ष्य का सिद्धांत होता है, मतलब लक्ष्य का मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि लक्ष्य का सिद्धांत में क्या भूमिका हो सकती है। जरा बताइए मुझे, लक्ष्य के सिद्धांत में क्या भूमिका हो सकती है, क्लियर करिए, कंफर्म करिए भाई। लक्ष्य का निर्धारण, ओके। देखो यहाँ पर जो नेतृत्व में, अगर मैं आपको नेतृत्व विकास के अंतर्गत जब बात कर रहा हूँ लक्ष्य को लेकर, तो आप ध्यान इस बात को रखिए कि नेतृत्व की जो इच्छा है, जो महत्वाकांक्षा है, जो उसकी ऊर्जा, जो निष्ठा है, इत्यादि जो चीज़ें, जो लक्षण आप देख रहे हैं, उन लक्षण होने में आवश्यक माने जाते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने प्रयासों में लक्षणों को प्रदर्शित कर सकता है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत गुणवत्ता और उसकी विशेषताओं पर प्रकाश जब डाला जाए तो वह एक प्रकार का लक्ष्य सिद्धांत कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इच्छाओं की पूर्ति की बात मैं कर रहा था, भविष्य में होने वाली इच्छाओं की पूर्ति की बात। तो इसकी चार शैली हैं और चार शैली में से देखिए, गति दिशा शैली अनुयायी को बताती है क्या करना है और किस प्रकार करना है। दूसरा बताता है सहायक शैली, अनुयायी के साथ वह अंतः वैयक्तिक संबंध को स्थापित करने को बताया। और तीसरा बताया है सहभागिता शैली, यह विश्वास रखती है कि अनुयायी की सहभागिता निर्णय लेने की गुणवत्ता में बेहतर बनाया जा सके उसे। और उपलब्धि शैली अनुयायी के लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को निर्धारित। देखो यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न ऐसे नहीं बनाए जाएंगे, आपको बस ये ध्यान रखना है कि नेतृत्व के सिद्धांत में एक सिद्धांत आता है विशेष लक्ष्य का सिद्धांत,
और उस विशेष लक्ष्य के सिद्धांत में ये बात कही गई है कि व्यक्तिगत गुणवत्ता और उसकी विशेषताओं पर नज़र डाला जाए। तो उसमें नेतृत्व की इच्छा होगी, महत्वाकांक्षा होगा, ऊर्जा होगी, निष्ठा होगी, ये सारे उसके लक्षण होंगे। इन्हीं लक्षणों के आधार पर उसके कार्यों को देखा जा रहा है कि वह अपने विशेष लक्ष्य तक कितने आसानी से पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, प्रश्न ऐसे बनाए जाएंगे आप लोगों से। दो या दो से अधिक व्यक्ति अधिक समय के लिए एक ही लक्ष्य को लेकर अगर अंतःक्रिया करते हैं तो वह एक समूह में होते हैं और हमारी व्यक्तिगत ज़रूरतों को, उम्मीदों को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। तो हालांकि यह एक प्रकार का क्या है भाई, नेतृत्व के सिद्धांत के अंतर्गत या नेतृत्व का कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं, ये है ना। और समूह प्रक्रिया के महत्व को, उसके घटन को और प्रतियोगात्मक संगतता और सहकारिता के द्वारा समझा जाता है। हालांकि मैंने आप लोगों को सहकारिता, एकीकरण, सहयोगिता वाली जो वर्ड है मैंने आपको बता चुका हूँ। सामुदायिक संगठन में ही वही कंपोनेंट को देखने की बात करता है। मतलब ऐसी कंपोनेंट होने चाहिए उस नेतृत्व में, उस नेता में, कि सहयोग वाली, एकीकरण वाली भूमिका होनी चाहिए, कार्यों को सही तरीके से निष्पादन कर सके, ठीक है, समस्या का समाधान कर सके, ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ऐसे कंपोनेंट उसको देखने को मिलना चाहिए उसमें। ठीक है, अगर मैं बात करूं ग्राम, जाति, समुदाय स्तर पर समूह के व्यवहार के विभिन्न पक्षों को समझने में समूह की जो प्रक्रिया है वो सहायक होती है। देखिए, जो कोई ग्राम हो या कोई जाति हो या कोई समुदाय हो, ऐसे स्तरों पर जो नेता होता है, जहाँ पर नेतृत्व की भूमिका होती है, तो समूह व्यवहार के विभिन्न पक्षों को समझा जाए। जैसे मनोसामाजिक समस्याएं विभिन्न प्रकार की हैं भाई, जैसे शारीरिक उसका हो सकता है समस्याएं, मनोसामाजिक समस्याएं हो सकती है, नैतिकता वाली हो सकती है, सामाजिक वाली हो सकती है, एक्सेट्रा, बहुत सारी है समस्याएं। इन सभी समस्याओं में, चाहे ग्राम का हो, चाहे जाति का हो, चाहे किसी भी समुदाय के स्तर का हो, उन सभी व्यवहारों के बारे में वो समझने की क्या रहे भाई, निपुण रहे उसमें, या उस समस्याओं का निदान करने में सक्षम रहे। तो इस तरीके की नेतृत्व की भूमिका जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है भाई, आगे बात करता हूँ। तो देखो यहाँ पर लिखा समूह की विविधता। अब ये समूह की बात हो रही है, ठीक है। ऊर्जा को मजबूत करके संगठनात्मक स्तर पर उत्पादकता जो होती है उसमें अत्यधिक सुधार लाना, बहुत सरल टॉपिक पॉइंट है ये, आप समझ गए हैं इसे। ठीक है, मनुष्य इतने जटिल हैं कि नेतृत्व को वर्णित करने के लिए बहुत से सिद्धांत, हालांकि भाई जाहिर सी बात है सिद्धांत तो बहुत सारे, चाहे नेतृत्व का व्यवहारात्मक सिद्धांत कहिए, चाहे नेतृत्व का पथ लक्ष्य का सिद्धांत आप बोल दीजिए, चाहे विशेष लक्ष्य का सिद्धांत बोल दीजिए, ठीक है भाई, हालांकि चाहे स्थितीय मूलक सिद्धांत बोल दीजिए आप, है ना। और हेर्शी और क्या उसका नाम है, बैचयार्ड, आप एक नाम में आपको बता दो, जो परिस्थिति का सिद्धांत आप ऊपर देख रहे थे यहाँ पर, एक मिनट, परिस्थिति का सिद्धांत पे आपको बता रहा हूँ। ये जो परिस्थिति जन्य का सिद्धांत आप देख रहे हैं ना, ये हेर्शी के द्वारा दिया गया है। ये चल नहीं रहा है, हेर्शी के द्वारा दिया गया भाई, यहाँ पे चल नहीं पा रहा, ये थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलो हेर्शी आप उसे नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पर, है ना। चलिए, अच्छा आगे बढ़ता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको समझा चुका हूँ मैं, ठीक है। नेतृत्व का महान व्यक्ति, देखो सिद्धांत यह बताता है कि कुछ लोग नेता बनने के लिए जन्म से ही भाई, हेर्शी और बैचयार्ड, बैलेचार्ड यहाँ पे, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, बैलेचार्ड, यहाँ पे चल नहीं रहा ना, बड़ी दिक्कत ये भी हो रही है। बैलेचार्ड कभी कभी बहुत अच्छा चलता है, आज चल ही नहीं रहा है, बैलेचार्ड, ठीक है। और एक हेर्शी, ये दो नाम आते हैं, ये दोनों के दोनों नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, ये दोनों नाम, हेर्शी, ठीक है। ये परिस्थिति जन के सिद्धांतों के बारे में इन्होंने बताया था, समर्थकों को लेकर इन्होंने केंद्र बिंदु माना था इस चीज़ों को। अच्छा, मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि नेतृत्व का महान व्यक्ति सिद्धांत यह भी बताता है कि कुछ लोग नेता बनने के लिए जन्म ही लेते हैं भाई, कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं, लेकिन यह विचार बहुत पुराना हो गया, हालांकि अब ये इतना फॉलो नहीं होता है ना, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। गुण सिद्धांत यहाँ पर बताता है कि नेता बनने के लिए व्यक्ति में कुछ निश्चित शारीरिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक विशेषताएं भी होना आवश्यक होता है, ठीक है। परिस्थितिगत सिद्धांत के अनुसार अगर मैं बात करूं तो गुणों के व्यवहार और एकांतित ना होकर परिस्थितियों के संदर्भ में देखना चाहिए, है ना। करिश्माई सिद्धांत लक्ष्य प्राप्ति के लिए दूरदृष्टि, पहुंच या अपारस्परिक विधियों का प्रयोग को सुझाता है। और नेतृत्व होता है हमारे नित्य प्रति के जीवन में सबसे अधिक
और चर्चित विषय है जिसके विषय में अच्छी समझ और व्यवहारिक और व्यावसायिक विषय के बारे में उपयोगी होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि नेतृत्व, पहली बात तो आपको ये समझना है नेतृत्व कहते किसे हैं, किन किन चीज़ों पर ये फोकस करता है। देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो नेतृत्व के विकास के दौरान में जब सामुदायिक संगठन या समुदाय या समूह में आत्म विकास और उसके कामकाज को महत्वपूर्ण भाग माना, इसलिए यह नेतृत्व विकास कहलाएगा। नेतृत्व विकास का उद्देश्य ही है लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, सही ढंग से संभालना और व्यवस्थित करना, ये उसका एक प्रकार का उद्देश्य है। उसके गुण हैं अच्छे, आप जानते हैं, वो समस्या समाधान कर सके, ठीक है, लोगों से सही तरीके से, उसके अंदर कम्युनिकेशन या संचार जैसी एक्टिविटीज़ अच्छी होनी चाहिए, है ना, ये गुण है, उसकी क्वालिटीज़ है। लक्ष्य को वो आसानी से पा सके, इस तरीके का जो सिद्धांत, जैसे विशेष लक्ष्य है, व्यवहारात्मक है, परिस्थितिजन्य है, पथ लक्ष्य का सिद्धांत है, ये लक्ष्य को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एक विशेषताओं के रूप में जब कभी निपुणताओं, रचनाशीलता जैसी एक्टिविटीज़ जहाँ पर सुधारने के लिए नए विचार प्रस्तुत कर रहा है, और यहाँ केवल समस्या समाधान की बात ही नहीं कर रहा है बल्कि एक अवधारणाएं बनाने की बात करता है, तो यह भी एक प्रकार की क्या होती है, भूमिकाएं होती हैं। तो अवधारणाएं भी बना सकता है ये, आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आप लोगों को यूजीसी में देखने को मिल सकते हैं। तो ये था आप लोगों का नेतृत्व के हिसाब से। अब मैं अगली पॉइंट पर बात करने चल रहा हूँ। आपको पीडीएफ दिखाई दे रही है? जरा एक बार मुझे बताइए। सामुदायिक कार्य के कौशल के बारे में बताने चल रहा हूँ। अब यहाँ पर आप लोग ये ध्यान से सुनिए जरा मुझे, सामुदायिक कार्य के कौशल क्या क्या हो सकते हैं। चलिए आप लोग मुझे बताइए जरा, सामुदायिक कार्य के कौशल क्या क्या हो सकते हैं। क्या आप लोग जानते हैं इसके बारे में, सामुदायिक कौशल के बारे में? नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, सामुदायिक कार्य के कौशल का मतलब होता है कि जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि समाज कार्य एक कौशल, ज्ञान, प्रविधि, वैज्ञानिक ढंग से जो कार्य किया जाता है वह एक प्रकार का क्या होता है, समाज कार्य होता है। तो यहाँ पर जो मेरा कहने का तात्पर्य है, सामुदायिक संगठन में कुछ कौशल भी होते हैं, उन कौशलों के बारे में भी जिक्र किया गया। जैसे मैं आपसे कहूँ, संबंध कौशल हो सकता है, ठीक है, समस्या निवारण के कौशल हो सकते हैं, ठीक है, राजनीतिक कौशल हो सकते हैं, व्यावसायिक कौशल हो सकते हैं, ठीक है। सिद्दीकी के अकॉर्डिंग भी कई कौशलों के बारे में जिक्र किया गया था। रिकॉर्डिंग मूल्यांकन के बारे में बात किया गया था, उसके कार्यक्रम नियोजन के बारे में सिद्दीकी ने बात किया था, अपने कौशलों के बारे में चर्चा किया था वहाँ पर सिद्दीकी के द्वारा, ठीक है। हालांकि विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपने कौशलों के बारे में जिक्र किया भी है, ठीक है ना। एक नाम बील्स का नाम आता है, बील 2005 में, 2005 में इसने व्यवहार कौशल को बनाया था। अधिवक्ता, संगठन, वित्तीय प्रबंधन, अलाभकारी निकास, प्रविधि उगाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके बारे में चर्चा किया था। चलिए मैं आप लोगों से जिक्र करता हूँ। यहाँ पर देखिए पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि लोगों के एक साथ, यहाँ पर आप ध्यान सुनिए, लोगों के साथ काम करने के किसी भी तरीके अथवा मध्यस्थता का मतलब होता है उपचार, रणनीति की तरह ही सामुदायिक संगठन में विनिर्दिष्ट कौशलों की आवश्यकता होती है, ठीक है। पहली बात तो ये उपचार के में ये अहम भूमिका निभाती है, रणनीति में अहम भूमिका निभाती है सामुदायिक कार्य के कौशल। अब ये कौशल विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इन्होंने दिया। जैसे ट्रेकर ने भी 1948 में सामुदायिक कार्य अभ्यास जो आवश्यक थे, जिसको विभिन्न प्रकार के कौशलों की पहचान करना और अनेक कारणों से कठिन होना या सर्वप्रथम जैसे मॉडलों पर चर्चा करना, स्पष्ट करना, सामुदायिक या समुदाय कार्य का कार्य क्षेत्र विशालता। कहने का तात्पर्य ये था इनका, ट्रेकर का, कहते थे कि विभिन्न प्रकार से जब आप कौशलों की पहचान कर लेंगे और कारणों को आप जो है आसानी से तथ्यों को जान लेंगे, तो और उन्हीं तथ्यों को जानकर आप समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। तो ये कहने का तात्पर्य था ट्रेकर के आपका, ठीक है। उसी तरीके से मैं अगर आपसे बात करूं तो सिद्दीकी जी का आप देखिए, सहायक कौशलों में पहचान के लिए अब तक किए गए जो प्रयास थे वो नज़दीकी विश्लेषण से स्पष्ट होता है। इनका कहने का मतलब था कि अगर विश्लेषण किया जाए, इस तरीके की गतिविधियों में सहायक कौशल दिए जाए, तो लोगों में क्या हो सकता है भी, सुधार हो सकता है। तो इस तरीके के इन्होंने भी, अब इनके कौशलों के बारे में बात करते हैं, इन्होंने कौशल क्या क्या दिए हैं, ठीक है। मैकमोहन क्या कहते हैं, जरा ये भी जान लीजिए मैकमोहन के बारे में। सामुदायिक संगठनकर्ता विभिन्न कौशलों की पहचान और उसके समाज कार्य के आधार कौशल कहा है। तो समाज कार्य के लिए आधार कौशल किस बंदे ने बोला है, सामुदायिक कार्यकर्ताओं के लिए जो कौशल थे वो बोला है मैकमोहन ने। आप इसे ध्यान रखना,
ठीक है, ये कोटेशन इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। समाज कार्य के लिए आधार कौशल किसने बोला है? मैक मोहन ने बोला है, ये आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो विभिन्न प्रकार के जो कौशल थे, जैसे मैंने आपको बताया भी, देखो संबंध कौशल थे। ठीक है, संबंध कौशल में जैसे सुनना हो गया, महसूस करना हो गया, स्पष्ट करना, हवाला देना, ठीक है, अनुक्रिया, व्याख्या, सूचना इत्यादि चीज़ों को जो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये संबंध कौशल थे। तो ऐसे कौशल होने चाहिए थे सामुदायिक संगठन में। ठीक है, तो इतनी, जैसे आप समुदाय में कभी आप गए होंगे तो समुदाय में सबसे पहले संबंध कौशल का होना अत्यंत आवश्यक है। और उसके अंतर्गत देखो क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, व्याख्या करना आना चाहिए, अनुक्रिया करनी चाहिए, सूचना होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो समस्या निवारण के कौशल होने चाहिए। तो समस्या निवारण में समस्या की पहचान करना आना चाहिए, आंकड़ों का संग्रह करना आना चाहिए, आकलन करना, आकलन का मतलब असेसमेंट, आकलन देखकर सुनकर करना, लक्ष्य निर्धारण करना, समस्याओं का चयन करना या लक्ष्य का चयन करना, दोनों इसमें रख सकते हो। मध्यस्थता का मतलब उपचार करना, ये भी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। ठीक है, समाप्ति करना, ठीक है, नियोजन, परिभाषित करना, मूल्यांकन इत्यादि चीज़ें जो है यहाँ आप देख रहे हैं किसमें? समस्या निवारण के कौशल में। तो ये कहाँ पर देख रहे हैं आप लोग? सामुदायिक संगठन के कौशलों में देख रहे हैं आप लोग। राजनीतिक कौशल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अधिवक्तृष्टता, ठीक है, अधिवक्तृष्टता करना, ये राजनीतिक है। राजनीतिक का मतलब होता है एक प्रकार से किसी कार्य को सही तरीके पे, यहाँ पे जो अधिक त्रिष्टता जो शब्द लिखा गया है, ये इसका कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि हाई लेवल पर प्रबंधन करना, राजनीतिक लेवल पर प्रबंधन करना, अधिकारी लेवल पर प्रबंधन करना, ये जो कौशल है इसका पार्ट माना जाता है। जो जैसे मैं कहूँ जिला स्तर पर, समुदाय के स्तर पर, ठीक है ना, राज्य स्तर पर, ऐसे जो कौशल होते हैं, संचालन होता है, ये शब्द वहाँ पर जोड़ा जाता है। साक्ष्य उपलब्ध कराना, ये भी आपका राजनीतिक कौशल के अंतर्गत आएगा। संगठित करना, ठीक है, ये भी आपका राजनीतिक कौशल। प्रदर्शन करना, राजनीतिक कौशल। कानूनी कार्यवाही और सौदेबाजी करना, और यहाँ पे जो सौदेबाजी है तो सामूहिक सौदेबाजी होना चाहिए। ठीक है, सामूहिक सौदेबाजी होने का मतलब होता है लोगों की भागीदारी होना, है ना, इसको रिलेट कर रहा है। और सार्वजनिक करना, ठीक है, कोई भी कार्य करना, सार्वजनिक करना, तो ये राजनीतिक कौशल के अंतर्गत ये सामुदायिक संगठन में देखने को मिलता है। व्यावसायिक कौशल में अभिलेखन होता है, शोध होता है, टीम वर्क होती है, समय प्रबंधन होता है, तो ये व्यावसायिक कौशल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो है रिवेरा इरलिच एक नाम है, और इन्होंने ही अभिवृत्तियों के साथ कुछ कौशलों की पहचान की, जैसे समान संस्कृति की जातियों को लेकर, सांस्कृतिक परंपराओं, सामुदायिक नेटवर्क को लेकर। सामुदायिक नेटवर्क का मतलब था कि सामाजिक ताना बाना को रिलेट किया था इसने, है ना। भाषा और उपसमूह को बोली या इसके लेकर, नेतृत्व विकास के लेकर, है ना, ये सारी चीज़ें जो है इसके बारे में भी जिक्र किया था। ठीक है, अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इस PDF को देख लेना। ठीक है, सिद्दीकी की अगर मैं बात करूँ तो सिद्दीकी के कुल टोटल 11 श्रेणी थी, और इन्होंने कौशलों में बात किया, जैसे प्रतिष्ठा निर्माण की बात किया था, आवश्यकताओं की पहचान की बात किया था, संसाधन संचालन की बात किया था, कार्यक्रम प्रबंधन की बात किया था, कार्यक्रम नियोजन की बात हुई थी, मूल्यांकन का, रिकॉर्डिंग का, सामुदायिक भागीदारी का, समूह के साथ कार्य करने का लेकर, और व्यक्तियों के साथ काम करने के लेकर, और सामुदायिक कार्यवाही को संचालित करने के लिए। तो ये 11 जो टोटल 11 आप देख रहे हैं, तो ये किसका 11 है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, सिद्दीकी जी का है। 1997 में सामुदायिक संगठन के इन्होंने बताए थे कौशल, क्या बताए थे? कौशल बताए थे। कितने कौशल? 11 कौशल बताए थे, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें देखो प्रतिष्ठा मतलब सामंजस्य, और यहाँ पर जो है सामंजस्य मतलब समन्वय, कोऑर्डिनेशन, निर्माण संबंधी कुछ कौशल शामिल किए गए थे। समुदाय को लेकर व्यवसाय विकसित करना, पोषण को लेकर, वित्त पोषण को लेकर, और सहकर्मी के साथ उसमें कुछ चीज़ें जो है यूज़ किया। सहकर्मी का मतलब होता है सहयोगियों के साथ, ठीक है ना। आवश्यकताओं की पहचान को लेकर बात किया था, संसाधनों के लेकर बात किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं लग रही मुझे, इसलिए मैं आपको ज़रा स्किप करके बता रहा हूँ। जहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा मैं बताऊँगा आप लोगों से, ठीक है। बशर्ते आप लोगों को ये पता होना चाहिए ये कौशल हैं, ताकि आप लोग एग्जाम में अगर कोई प्रश्न बने तो आप समझ जाओ कि हाँ यार ये कौशल मैंने कभी देखा था, इसकी PDF मैंने कभी आपने देखा था, सीन किया था आप लोगों ने इसकी PDF। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे कार्यक्रम नियोजन की बात किया था, एक प्रकार से कौशल है, और यहाँ पर देखिए समुदाय की आवश्यकताओं और कार्यक्रमों को विकसित करने की बात कर रहा है। ठीक है, आवाज़ क्लियर है क्या? बताइए एक बार। हाँ, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना कि कार्यक्रम नियोजन के लिए आवश्यकताओं को लेकर और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को लेकर, ठीक है ना, न्यूनतम संसाधन को लेकर, ये सारी के सारी क्या है भाई? कौशल है। ठीक है, और मूल्यांकन संबंधी कौशल भी हैं इसमें, देखो। ठीक है, जैसे आंकड़ों का रिकॉर्डिंग से है ना, बहुत सारे कौशल है। देखो मैंने व्हील का नाम लिया था आप लोगों से,
व्हील अभी मैंने बताया था, देखो व्हील 2015 के 21 सदी में इन्होंने क्या किया था, अभी हाल ही में बहुत फेमस है ना, 21वीं शताब्दी में आया है ना ये, तो ये फेमस है इसलिए कौशल। तो जैसे इसका क्या बताया था, एक व्यवहार कौशल बताया इसने, नैतिक प्रैक्टिस, सामर्थ्य जुटाना, अधिवक्ता, कर्मचारी आरेख, ठीक है, क्रियान्वयन, वित्तीय संगठन, और उसके बाद देखिए अलाभकारी विकास, सामुदायिक विपणन, निधि उगाना, मतलब आप जानते हैं पीएफ वगैरह वाला है ना। फिर उसके बाद सुसाध्य, ठीक है, और नागरिक भागीदारी, नेतृत्व विकास, स्वयंसेवी प्रबंधन, प्रस्ताव, ठीक है, मानव संसाधन प्रबंधन, ये सारी चीज़ें जो है उसी के मिले हुए, ठीक है ना, ये सब के सब उसमें आते हैं, ठीक है। देखिए इसका व्हील का बहुत बड़ा था, हालांकि इसने सारे सिद्धांतों को, हालांकि जो कोई प्रश्न बनेगा व्हील का अगर बनेगा तो आप बना देना इसमें से, ठीक है, सभी लोगों का, सिद्दीकी जी का, मैकमोहन जी का, सबका मिलाकर इसने दे दिया है अकेले व्हील ने, 2005 में दिया था, ठीक है, हाल ही में आया था इसलिए बहुत फेमस था ये, ठीक है। चलिए देखिए कुछ पुस्तकों के बारे में जिक्र कर लेते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट जो किताबों से यहाँ अगर कोई प्रश्न बनाया जा सकता है तो प्रश्न बनाया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे, कॉक्स FMETL, ये 1987 में स्टेटीज ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की पुस्तक आई थी, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। दुबे जी बहुत फेमस है, एक बार इनका जो है क्वेश्चन आया हुआ था, ऑप्शन में आया हुआ था, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी टुडे करके थी, चैलेंज ऑफ इक्वलिटी, इंटीग्रेटेड एंड एम्पावरमेंट करके ये पुस्तक थी, ये इंपॉर्टेंट थी, इसे आप ध्यान में रखिएगा, है ना। और गांगरे केटरी करके एक इम्पोर्टेंट है ये भी, और इनकी जो पुस्तक आई थी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पॉपुलर प्रशासन को लेकर आई थी, ठीक है, 1971 में आई थी। तो गांगरे केडी जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये थोड़ा सा है ना मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ओके। बोलिए एक बार, क्लियर हो रहा है कि नहीं। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, देखो यहाँ पर एक नाम और देखिए, घुरिया नाम आ रहा है, आप लोगों ने घुरिया का भी देखा होगा ऑप्शन में ज़रूर इसका नाम, और अच्छा घुरिया नहीं तो घुर्रे करके था ना, घुर्रे करके था, घुरिया नहीं था। तो यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट, कोई ज्वाइन हो रहा है, कोमल रानी, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, तो क्लास इन्होंने जो किया था, क्लास और कास्ट एवं ऑक्यूपेशन का लेकर बात किया था, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ठीक है ना। IFIZM कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में बात हुई थी, और यहाँ पर क्रिएटिंग कम्युनिटी अंडर नेटिव्स विजन के बारे में इन्होंने बताया था, एनालिसिस एंड प्रैक्टिस के बारे में, है ना। तो ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ये भी है ना। ये देखो पालकस का नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पालकस जो पास्कल है ये इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल एंड सोशियोलॉजी करके इनकी पुस्तक आई थी, ये आप ध्यान रखिएगा, 1999 में आई थी, ठीक है ना। और पत्नियां सुनीता के माध्यम से, सुनीता नाम है, पत्नियां सुनीता, और ये ग्लोबलाइजेशन कल्चर एंड जेंडर, देखो ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट बता दो कि महिलाओं से प्रश्न जरूर एक बार पूछा जाता है, यूजीसी में हर बार पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, इसका नाम, ठीक है, पत्नियां सुनीता का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो सम इश्यूज ग्लोबलाइजेशन कल्चर एंड वुमेन डेवलपमेंट के बारे में इसने जिक्र किया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाउले फ्रेरे के बारे में मैंने शुद्धिमतीकरण के बारे में अभी आप लोगों के हाल ही में चर्चा कर रखा हूँ। इसकी जो पुस्तक थी पाउले फ्रेरे का, ये 1997 में आई थी, पैडागोजी ऑफ द ओप्रेस्ड, ठीक है, ओप्रेस्ड, ये चीज़ याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पाउले फ्रेरे का नाम, ठीक है भाई, पुस्तक को लेकर। सिद्दीकी HY का नाम आपने तो हालांकि मैं बता ही चुका हूँ, ये इसका बहुत फेमस सिद्धांत है 1997 में, और अभी अभी मैंने इसकी कुछ 11 जो 11 कौशल दिए थे इसी ने बताए हैं, इसके बारे में बताया मैंने। इसकी किताब थी वर्किंग विद द कम्युनिटीज़, ठीक है, तो ये याद रखना, वर्किंग विद द कम्युनिटीज़ जो है इसी की पुस्तक का नाम है, एन इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी वर्क, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। वेल और मैरी, यहाँ पर आप देखो, ये मैं सोचना मैरी रिचमंड का नाम, ठीक है, वेल मैरी नाम है एक, और ये द हैंडबुक ऑफ कम्युनिटी प्रैक्टिस, ये पुस्तक थी 2005 में आई है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना भाई। अच्छा यही है जो विल का नाम है, विल वही है जो 21 टाइप के सेंचुरी में दिया था इन्होंने, उन्हीं का नाम है ये, उन्हीं का जो अभी अभी मैंने आपको बताया वही है विल, ठीक है, तो यही वही है विल। तो द हैंडबुक ऑफ कम्युनिटी प्रैक्टिस, ठीक है ना, तो इसके बारे में इसने बताया है, ठीक है। तो आज की जो क्लास हुई है ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आप लोगों से बात किया है कौशलों के बारे में, साथ ही साथ मैंने आप लोगों से जिक्र किया है नेतृत्व की क्या भूमिका होती है। यहाँ से आपका जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है फिनिश होता है। मैं लास्ट वाली जो नेक्स्ट मेरी जो कल क्लास होगी वो मैं क्लास आप लोगों को लूँगा
का आंदोलन को लेकर, सामुदायिक आंदोलन को लेकर। तो ठीक है, तो उस आंदोलन को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट वहाँ से भी प्रश्न बनाए जाते हैं, वर्ष को आप वहाँ पर फोकस करिएगा क्योंकि वहाँ से मैच करने को लेकर मिलाया जाता है, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में सामाजिक क्रिया के बारे में बात करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही होगा। ठीक है भाई, कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं अभी।